नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशंस के सेट 6 में अब हम कुछ नए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स कौन से हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक कमिटी बैठी थी और उस कमिटी की कुछ रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद सिपरी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसके ऊपर कई सारे सवाल पूछे गए हैं। इसका कुछ नया अपडेट आया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। एनडीपीएस एक्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पनिशमेंट को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनकी चर्चा भी यहाँ पर आपके साथ की जाएगी। एंड फाइनली डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जिसकी अमेंडमेंट हुई है 4 सालों के बाद। पहला इसका जो आया था 2016 में आया था, उसके बाद 2020 में फिर से इसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसकी यहाँ पर हम आपके साथ बात करेंगे। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको यहाँ पर बता दूँ, ये बेसिकली एक यूपीएससी का क्रैश कोर्स रन किया जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल, राइट। जो भी लोग आने वाले प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रैश कोर्स। टाइम पीरियड जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं, इट इंक्लूड्स मार्च, अप्रैल, मई 2020 करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसमें ये सेट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज ऐसे उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आपकी यूपीएससी की तैयारी काफ़ी ज़्यादा सरल और आसान हो सकती है। इसमें एक खास कोर्स लॉन्च किया गया है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। यदि आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। प्लीज़ जल्दी से ऐप पे जाइए और इस पर्टिकुलर कोर्स की डेमो वीडियोस को देखिए एंड टेक योर डिसीजन कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं। मात्र 12 से 13 दिनों में आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। एंड आज की डेट में इस पर कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसको आप यहाँ पर जाके अवेल कर सकते हैं, राइट। लेट अस बिगिन द डिस्कशन एक सिंपल से सवाल के थ्रू। शेकतकर कमिटी इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इकोनॉमिक रिवाइवल आफ्टर कोविड-19, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑन गिलजिट बाल्टिस्तान, डिफेंस एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी आपको हिंट तो मिल ही गया होगा, हमने क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि एक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कमेटी बैठी है जिसकी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो शेकतकर कमेटी है, ये कमेटी असल में बैठी थी 2016 में, और 2016 में इन्होंने अपनी सिफारिशें ऑलरेडी सरकार को पेश कर दी थी। लेकिन सरकार ने 4 साल के पीरियड के बाद इनकी सिफारिशों में से, इनकी दी गई सिफारिशों में से 3 सिफारिशों को यहाँ पर मान लिया है, राइट। बेसिकली द शेकतकर कमेटी इज़ इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसमें जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस मानी गई हैं, ये बेसिकली मानी गई हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीआईबी से हमने न्यूज़ को उठाया है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स शेकतकर कमेटी रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू क्रिएटिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, 18 मई 2020 की ये न्यूज़ है। रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड 3 रिकमेंडेशंस। इंपॉर्टेंट टू नोट कि केवल 3 सिफारिशें हैं जो कि सरकार के द्वारा मानी गई हैं। शेकतकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 2016 में, और इसमें उन्होंने उपाय बताए थे टू एनहांस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। रीबैलेंस यानी कि फ़िलहाल जो है उनका संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो संतुलन है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से हम रीबैलेंस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ का एक कोशिश की गई थी शेकतकर कमेटी के द्वारा। यहाँ पर वो रिकमेंडेशंस जिनकी सरकार ने एक्सेप्टेंस कर ली है वो कौन सी रिकमेंडेशंस हैं। नंबर 1 पे आती है आउटसोर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड दी ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। लॉकडाउन के टाइम पे आपने सुना होगा, यदि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यदि कोई एक यहाँ पे संस्थान था जो कि बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, वो था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया, कई सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड टाइम में भी पूरा किया गया। यहाँ पर लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज की डेट में ओवरबर्डन्ड है। इसीलिए इस कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी कि आप इसके ऊपर जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कि BRO की ऑप्टिमल कैपेसिटी को एक्सीड करता है, उसको यहाँ पर आप जो है
आउटसोर्स कर दीजिए। और इस पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग के लिए कौन सा मॉडल जो है लागू होगा, ये लागू होगा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड इज़ मेड मैंडेटरी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क कॉस्टिंग मोर देन ₹100 करोड़। कहने का मतलब साफ साफ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यहाँ पे होना ज़रूरी है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी जो पर्टिकुलर यहाँ पे रास्ता बताया गया है वो बताया गया है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। आई एम श्योर आपने सुना होगा ईपीसी क्या होता है। अगर नहीं सुना हुआ इसके बारे में जाकर थोड़ी जानकारी जो है आपको प्रोक्योर करनी होगी। दूसरे नंबर पर आती है रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी बाय डेलीगेटिंग एनहांस्ड प्रोक्योरमेंट पावर्स टू बीआरओ। सो अभी क्या है कि इनका जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा होता है। जो कि एक तरीके की टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कमेटी बोलती है कि प्रोक्योरमेंट पावर्स जो हैं उनको डेलीगेट कर देना चाहिए टू द बीआरओ, सो दैट वो अपना जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसको जल्द से जल्द प्रोक्योर कर सकें। एंड तीसरे नंबर पर आता है लैंड एक्विजिशन एंड ऑल द स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज लाइक फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज आर मेड पार्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन या फिर किसी भी तरह का जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है उसको अब अलग से लेना नहीं पड़ेगा आपको। जब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डीपीआर को सबमिट करेगी उसी के साथ में ये लैंड एक्विजिशन की जो रिक्वेस्ट है उसको भी सबमिट कर देगी, सो दैट यहाँ पर जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। इस प्रोसेस को अब हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग बेसिकली रिपोर्ट्स इसके लिए नहीं जाएंगी, एक ही रिपोर्ट का यहाँ पर हिस्सा ये बन जाएगा। सो दीज वर द 3 रिकमेंडेशंस विच वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनली बीआरओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। सवाल यहाँ से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि बीआरओ बेसिकली क्या है। बीआरओ ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस 1960 में, और ये एक लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ दिस कि रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के अंडर क्यों नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के अंडर नहीं आती, ये फॉल करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। क्यों? क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि इसका नाम है ये केवल सीमा के साथ लगते हुए इलाकों में ही यहाँ पर बॉर्डर रोड्स की कंस्ट्रक्शन करती है। इसका जो प्राइमरी रोल है इट इज़ प्रोवाइडिंग रोड कनेक्टिविटी इन द बॉर्डर एरियाज़। सीमा के क्षेत्रों में ही ये यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है। कहाँ कहाँ पे करती है? एक तो नॉर्दर्न साइड में करती है और एक करती है वेस्टर्न साइड में। यहाँ पर बीआरओ ने केवल भारत नहीं, भारत में तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, साथ ही में बीआरओ ने कुछ सड़कें भी बनाई हैं इन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ सच एज़ भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। बीआरओ एक काफ़ी फेमस एजेंसी है, केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कुछ और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी, राइट। अगले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन। सिप्री की जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। भारत पहली बार जो है एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल हुआ है। अभी तक भारत कभी भी एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ था, और भारत का जो रैंक है एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में इट इज़ 23rd नंबर का रैंक। काफ़ी गौरव की बात है भारत के लिए, ठीक है, एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल होना। सेकेंडली जो हमारा इम्पोर्टर्स का रैंक है वो भी थोड़ा गिर चुका है। आपको मालूम होगा अभी तक ऑलमोस्ट पिछले कई सारे सालों से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर था, लेकिन जो सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है वो बन चुका है सऊदी अरेबिया। भारत आ चुका है सेकंड रैंक के ऊपर, जो कि भारत के लिए अगेन एक अच्छी चीज़ है। एक तरफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। जी नहीं, गलत है ये। मैंने आपको अभी बताया कि लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर जो है वो सऊदी अरेबिया बना दिया गया है, और इंडिया जो है वो अब सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड है। टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग अकाउंटेड फॉर 2.2% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 2019। बिल्कुल ट्रू है ये, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इनफैक्ट इसको लेके हमें ट्रेंड्स भी समझने होंगे कि जो दुनिया भर में मिलिट्री को लेके स्पेंडिंग है वो कई सारे देशों की मिलाकर यहाँ पर क्या उसमें समृद्धि हुई है या फिर क्या उसमें कटौती हुई है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की डिस्कशन को। जो बेसिकली रिपोर्ट सामने आई थी सिप्री की रिपोर्ट, इसमें बताया था इंडिया चाइना अमंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2019, ठीक है। जानते हैं अप्रैल 27 की न्यूज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने इसको उठाया है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। सिप्री जिसको हम बोलते हैं, ये कोई यहाँ पर अंतर सरकारी संगठन नहीं है। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज दिस, इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, ठीक है। इसका किसी सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च होती हैं, सो दुनिया भर में इसकी रिपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है। 2 रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिश की थी। पहली रिपोर्ट थी ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, सेकेंड इज ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2019। सो 2 रिपोर्ट्स, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र, इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 की जो रिपोर्ट आई है, पहले दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग अकाउंटेड फॉर 2.2% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 2019, ठीक है। यानी कि अगर पूरे विश्व की ग्लोबल जीडीपी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाए तो केवल मिलिट्री के लिए स्पेंडिंग जो है वो 2.2% हुई है। नंबर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, इसको आपको याद करना है एज इट इज़। सेकेंड नंबर पे ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मिलिट्री बर्डन यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी followed a declining trend in 2010-2019, decreasing every year except for 2015 and 2019, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप 2010 से लेकर 2019 तक का एक चार्ट बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, सो 2010 अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में है और 2019 यहाँ पे एंडिंग में है, सो जो वर्ल्ड मिलिट्री का बर्डन है यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, उसका एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन केवल 2 साल, एक तो है 2015 और एक है 2019, केवल इन 2 सालों में हमें थोड़ा सा इसमें जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है। अदरवाइज़ हर साल जो है ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ है, विच अगेन इज़ अ गुड थिंग। अगर दुनिया भर में मिलिट्री के ऊपर खर्चा कम हो रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रहे हैं और जो देश भर में जो विश्व भर में देश हैं वो बेसिकली डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है, अमंग्स द बिगेस्ट स्पेंडर्स इन 2019 इंडिया रैंक्ड थर्ड, यूएसए वाज फर्स्ट, ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे चाइना आता है। और अगर हम बात करें कि मिलिट्री स्पेंडिंग में साउथ एशिया में सबसे अव्वल नंबर पर आता है भारत, ठीक है। यहाँ पर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन साउथ एशिया, इट ग्रू बाय 37% अगर हम 2010 से लेकर 2019 तक का देखें। सो भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स, यानी कि कौन सी कंट्री कितने आर्म्स खरीदती है, कौन सी कंट्री किस कंट्री से आर्म्स खरीदती है, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया, इसका रैंक गिर चुका है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, जस्ट बिहाइंड सऊदी अरेबिया। चाइना स्टूड एट द 5th पोजीशन, पाकिस्तान वाज एट 11th पोजीशन। यहाँ पर इंडिया के जो आर्म्स इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम बोथ रशिया एंड द यूएसए, दे हैव फेल सिंस 2015, यानी कि इनमें भी यहाँ पे कटौती आई है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, भारत का जो सबसे ज़्यादा बड़ा सप्लायर है वेपन्स का वो अभी भी रशिया ही है। 56% हमारे वेपन्स रशिया से आते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे वेपन्स आते हैं इजराइल से। थर्ड रैंक को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ रिपोर्ट्स फ्रांस बोलती हैं, कुछ रिपोर्ट्स यूएसए बोलती हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी। आपके साथ हम इमेज एक शेयर कर रहे हैं, ये देखिए लार्जेस्ट सप्लायर्स टू इंडिया, सबसे बड़ा तो रशिया है, फिर इजराइल है, इस रिपोर्ट के अनुसार यूएसए है, और ये जो हमने इमेज ली है ये ली है द हिंदू से। लेकिन एज आई टोल्ड यू, कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे फ्रांस को भी बोलती हैं थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल, केवल रशिया याद रखिएगा कि सबसे लार्जेस्ट सप्लायर जो है वो रशिया है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जो पहली बार हुआ है, इंडिया हैज़ रैंक्ड 23rd इन दी एक्सपोर्टर लिस्ट। कई सारे देश हैं जिनको इंडिया यहाँ पे वेपन सप्लाई कर रहा है, इसमें कुछ बड़े बड़े देश भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इवन इजराइल को भी हम कुछ वेपन सप्लाई कर रहे हैं, इवन यूएसए को भी हम कुछ वेपन्स यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हैं वो जाते हैं या तो श्रीलंका को या फिर जाते हैं म्यांमार को। सो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसको लेके सवाल आने के बहुत सारे चांसेस हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं, एनडीपीएस एक्ट, जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग वाई।
यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। एड्स टीथ टू एंटी नारकोटिक्स लॉ, बेसिकली ये एंटी नारकोटिक्स का जो कानून है। सो यहाँ पर मेरा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा मैं, जैसा कि आपको मालूम होगा मैं पहले पंजाब पुलिस में डीएसपी की नौकरी करता था। सो यहाँ पर बेसिकली हम एक बहुत ही अहम डिस्कशन करने वाले हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट। बहुत सारी बुकिंग्स होती हैं, बेसिकली एनडीपीएस एक्ट बहुत ही इनफेमस है। आपको बेसिक सी बात समझा देता हूँ बिफोर वी बिगिन एंड बिफोर वी सी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या अमेंडमेंट की है। ये देखिए, ये पनिशमेंट्स का सेक्शन है जो कि एनडीपीएस एक्ट में दिया गया है। इसमें आप देखें ए, बी और सी, ये जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे, ए बी से सी की तरफ जाते रहेंगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यहाँ पर देखिए वेयर द कॉन्ट्रवेंशन इन्वॉल्व्स स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, इसमें क्या मिलता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अगर आपके पास छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, उस केस में या तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि मुशक्कती कारावास करना पड़ेगा विद अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, या फिर साथ में और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे डिस्क्रेशन रहता है कोर्ट का या फिर जज का कि वो सज़ा कितनी सुनाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें वेयर द कॉन्ट्रवेंशन इन्वॉल्व्स क्वांटिटी लेसर दैन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर दैन स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। सो पहले वाले में आता है स्मॉल क्वांटिटी, तीसरे वाले में आता है कमर्शियल क्वांटिटी और दूसरे वाले में आता है इन दोनों के बीच में। सो अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल से कम है लेकिन स्मॉल से ज़्यादा है, सो आपको मिलेगी मुशक्कती कारावास फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। हमारे पास जब हम नौकरी करते थे तो सबसे मैक्सिमम केसेस जो आते थे वो इसी केस के आते थे, स्मॉल से ज़्यादा, कमर्शियल से कम, और यहाँ पर अक्सर जो कोर्ट्स हैं वो सज़ा देती थी 10 साल की। इसके बाद contravention involves commercial quantity with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to 20 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 2 lakh rupees। So ये है यहाँ पे सबसे ज़्यादा संगीन जो यहाँ पे जुर्म है वो तीसरे वाला है, जिसमें आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी होती है। इसमें आपको मुशक्कती कारावास मिलता है कम से कम 10 साल का और साथ में आपको जुर्माना भरना पड़ता है कम से कम 1 लाख रुपए का। यहाँ पर ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि क्वांटिटी के हिसाब से बेसिकली सज़ा जो है निर्धारित की गई है, लेकिन क्वांटिटी कैसे निर्धारित की गई है ये एक बड़ा सवाल है कि स्मॉल क्वांटिटी क्या है, कमर्शियल क्वांटिटी क्या होती है। अभी तक जो कानून चलता आ रहा था वो क्या होता था कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान से पुलिस वालों ने कोई पर्टिकुलर ड्रग को पकड़ा, उस केस में वो क्या करते थे कि मान लीजिए उसमें आपने 1 किलो का ड्रग पकड़ा, लेकिन उस 1 किलो के ड्रग में ऐसा नहीं होता कि वो 1 किलो का ड्रग जो है वो प्योर ड्रग हो, उसमें कई बार मिक्सिंग होती है, अडल्ट्रेशन होती है, राइट। सो यहाँ पर जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द प्योर ड्रग होती थी उसके अनुसार निर्धारित किया जाता था कि स्मॉल क्वांटिटी है या फिर स्मॉल या कमर्शियल के बीच में है या फिर कमर्शियल क्वांटिटी है। ये कानून अभी तक जो है फॉलो होता आ रहा था और इसी कानून के आधार पर, इसी आप कह सकते हैं इसी चीज़ के आधार पर यहाँ पे सज़ा जो है वो दी जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोल दिया है एंटायर वेट ऑफ द बैंड ड्रग मिक्सचर टू डिटरमाइन क्वांटिटी। आप समझ पा रहे हैं, अब पूरे के पूरे वेट को माना जाएगा, यानी कि कानून जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ एंटायर बैंड ड्रग मिक्सचर एंड नॉट इट्स प्योरिटी विल डिटरमाइन द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंडर अंडर द एनडीपीएस एक्ट। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चीज़ के चलते कई बार जो है कई सारे आरोपी यहाँ पर बच भी जाते थे, बिकॉज क्वांटिटी होती थी थोड़ी सी लेकिन उसको वो एडल्ट्रेट करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे। आई एम श्योर आप समझ सकते होंगे कि वो लोग क्यों बढ़ाते थे। जो यहाँ पर ड्रग्स की सेलिंग करते हैं वो इसलिए बढ़ाते थे ताकि वो उस कम ड्रग को बेच कर भी ज़्यादा पैसा कमा सकें। 2008 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन अ मिक्सचर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स ओनली द वेट ऑफ बैंड सब्सटेंसेस इज रेलिवेंट फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द पनिशमेंट। ठीक है, इसको दोबारा समझा देता हूँ। ये आपके पास एक ड्रग है जिसको कि पकड़ा गया है, इसके अंदर छोटा सा पार्ट होगा जो कि बेसिकली प्योर ड्रग होगा। इस पर्टिकुलर प्योर ड्रग के क्वांटिटी के आधार पर पनिशमेंट निर्धारित की जाती थी, लेकिन अब क्या है, ये जो टोटल ड्रग है इसकी क्वांटिटी के आधार पर यहाँ पर पनिशमेंट को निर्धारित किया जाएगा।
क्लियर है। कोर्ट ने अपना विचार देते हुए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि कैफीन इज मिक्सड विद हीरोइन सो दैट इट कॉजेज द हीरोइन टू वेपराइज एट अ लोअर रेट। सो यहाँ पर ये अक्सर जो स्ट्रीट ड्रग्स वगैरह होती हैं जो कि अवैध रूप से बेची जाती हैं उसमें ये अडल्ट्रेशन काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा take example of heroin. It is known as a powerful and illegal street drug, an opiate derived from morphine. The drug can easily be cut with a variety of different substances. Cut कहने का मतलब यानी कि इसको हम मिक्स कर सकते हैं without making it lethal, but ensuring it कि उसका जो अफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे सामने वाले की बॉडी में होगा। सो ये एक एग्जांपल है। साथ ही में अगर आप देखें ब्राउन शुगर या फिर स्मैक जिसको बोलते हैं, इट इज़ यूजुअली मेड अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म। द सब्सटेंस इज़ ओनली अबाउट 20% हीरोइन। सो ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ड्यूरिंग माई टेन्योर जब मैंने देखा स्मैक वाले जो लोग होते थे उनको अक्सर सज़ा कम होती थी, लेकिन अगर आप देखें वो स्मैक की अगर पूरी क्वांटिटी को मेजर किया जाए तो उसके हिसाब से उनको भी अब सज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से ये कानून जो है और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन चुका है। फाइनली NDPS एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि असल में NDPS एक्ट भारत ने क्यों बनाया था। तो भारत जो है वो सिग्नेटरी है टू कई सारी कन्वेंशन। सबसे पहले UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। ये 3 कन्वेंशंस को साइन करने के बाद भारत के ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी आ गई थी कि आपको कोई ना कोई कानून बनाना ही होगा। सो इट हैज़ बीन पुट इन प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द अफोरसेड स्पिरिट ऑफ द UN कन्वेंशंस। इसके चलते जो NDPS एक्ट लाया गया था, इट प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इलिसिट ट्रैफिक ऑफ द सेम। ठीक है, इसमें यहाँ पे मनाही लगाई गई है किन किन चीज़ों पे, टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कल्टिवेट, पोजेस, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड कंज्यूम एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि भारत में स्थापित की गई है जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगेन आजकल काफ़ी सुर्खियों में चल रही है, आपको मालूम होगा ये एक खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है। 1986 में बनाई गई थी, जो कि इंश्योर करती है कि बेसिकली जो बाकी अथॉरिटीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं उनके एक्शंस को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देने में ये हेल्प करती है। क्लियर है बात। फाइनली आखिरी न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का जो नया ड्राफ्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अगेन PIB की न्यूज़ है 20 मार्च 2020। 2 काफ़ी अहम चीज़ें हुई हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर। सबसे पहले तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो कि मार्च की खबर है, इसके बाद एक खबर आती है जुलाई के महीने में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसकी चर्चा हम अब कर रहे हैं। ठीक है, सो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है इसमें आप देख सकते हैं कौन रिलीज़ करेगा, MOD रिलीज़ करेगी। काफ़ी सिंपल सी बात है। इसमें बदलाव क्या क्या किए गए हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो इट विल बी सुपरसीडिंग द DPP ऑफ 2016। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जानना। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि इंडिजिनस कंटेंट जो है उसकी रेशियो को हाइक कर दिया गया है। क्यों और कैसे? मेक इन इंडिया का हमारा जो पहल है उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इंडिजिनस कंटेंट यानी कि घर में हमारे घरेलू विनिर्माण से जो बनाया गया कंटेंट है, ठीक है, उसकी प्रोक्योरमेंट यहाँ पर बेसिकली बढ़ा दी गई है। ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में प्रोक्योरमेंट को बढ़ा दिया गया है। कैटेगरीज कौन सी होती हैं ये देखिए आपके सामने कैटेगरीज हैं। आई विल कम टू द सेकंड पॉइंट, डोंट वरी राइट नाउ। ये आपके सामने कैटेगरीज हैं। पहली 3 कैटेगरीज को देखिए। बाय इंडियन IDDM, इसमें जो DPP 2016 थी, इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट का रेशियो था ये कहा गया था कि कम से कम 40% होना चाहिए, लेकिन जो DPP 2020 है इसमें बोल दिया गया है कि ये कम से कम 50% होना ज़रूरी है। दूसरा बाय इंडियन में अगेन 40%, इसमें इंडिजिनस डिज़ाइन मिनिमम 40%, अदरवाइज मिनिमम 60%। बाय एंड मेक इंडियन मिनिमम 50%, इसमें भी मिनिमम 50% कंटिन्यू रखा है। सो इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए बाय इंडियन IDDM की फुल फॉर्म इंडियन डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि सब कुछ भारत में हुआ है। डिज़ाइनिंग से लेके, डेवलपमेंट से लेके, मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत में हुआ है। इसमें आपका जो इंडिजिनस कंटेंट है वो पहले 40% था, अब 50% कर दिया है। दूसरे नंबर पर आता है बाय इंडियन।
यानी कि इंडिया में बना है लेकिन डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट हो सकता है वो बाहर से होकर आई हो, इसमें भी ये 40% था, इसमें इस चीज़ को बढ़ाकर कर दिया गया है 60%। ठीक है। एंड बाय एंड मेक इंडियन, यानी कि बाय एंड मेक तो आपका इंडियन है लेकिन डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट हो सकती है बाहर से होकर आई हो। सो इस केस में मिनिमम 50% था, उसको कंटिन्यू रखा है 50% पर ही। यहाँ पर आपका इंडिजिनस कंटेंट के रेशियो को बढ़ा दिया गया है। अब एक नई कैटेगरी भी इसमें ऐड कर दी गई है जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है, बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अब मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है जो कि इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो, क्योंकि नई कैटेगरी है तो पहले तो लागू ही नहीं होता था, तो यहाँ पर मिनिमम 50% जो है उसको कर दिया गया है कि उसमें भी मिनिमम 50% का इंडियन कंटेंट होना ज़रूरी है, तभी जाके हम, अगर कोई बाहर की कंपनी भी इंडिया में बनाती है उससे सामान खरीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगे। सो ये नई कैटेगरी इंक्लूड कर दी गई है विद मिनिमम 50% इंडिजिनस कंटेंट ऑन कॉस्ट बेसिस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। काफ़ी बड़ा क्लॉज है ये। एंड फाइनली एक लीजिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है एज अ न्यू कैटेगरी फॉर एक्विजिशन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग बाय एंड मेक कैटेगरीज टू सब्सटीट्यूट ह्यूज इनिशियल कैपिटल आउटलेज विद पीरियोडिकल रेंटल पेमेंट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आए हैं। आपको याद क्या करना है कि इंडिजिनस कंटेंट की रेशियो को बढ़ावा दे दिया गया है और एक नई कैटेगरी इंक्लूड कर ली गई है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, राइट। और इन सब के चलते बेसिकली प्रोत्साहन किसको दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव को। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।